दर्शकों तक पहुंचा दें। भारत ने फिर से कमाल कर दिखाया है। 21वीं सदी में जब दुनिया क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और डिजिटल एसेट्स की तरफ दौड़ रही है, तब भारत सरकार ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया, फैसला ले लिया जो आने वाले सालों में फाइनेंस और करेंसी की परिभाषा ही बदल देगा। करेंसी को रेगुलेट करने के लिए अपने इकदामात का आगाज कर दिया है। एन आइडिया दैट वाज फ्लोटेड अबाउट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब उसकी ये मुख्तस कर दिए हैं। दरअसल अब भारत लॉन्च करने जा रहा अपनी खुद की डिजिटल करेंसी, जो होगी आरबीआई की गारंटी के साथ। मतलब अब बिटकॉइन नहीं, भारत का डिजिटल रुपी आने वाला है। यह है आत्मनिर्भर भारत की डिजिटल क्रांति का अगला अध्याय। आप जानते हैं, कोविड के बाद पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ गया। हर कोई बिटकॉइन, एथेरियम, डोजकॉइन जैसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने लगा। लेकिन असली दिक्कत क्या है? ये सभी करेंसीज विदेशी हैं। किसी भी देश की सरकार या सेंट्रल बैंक की गारंटी इनके पीछे नहीं है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये न सिर्फ रेगुलेट करना मुश्किल होता है, बल्कि भारत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी एक रिस्क है। यही वजह है कि भारत सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है कि अगर दुनिया अपनी डिजिटल करेंसी बना सकती है तो भारत क्यों नहीं। ये खबर आई है सीधे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से, जो इस समय कतर में एफटीए की बातचीत के लिए गए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा, भारत बहुत जल्दी आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है, जिससे ट्रांजैक्शन आसान हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और पेपर यूजेस घट जाएगा। ये बयान छोटा नहीं, ये संकेत है कि भारत अब क्रिप्टो की जंग में अपनी सॉवरेन डिजिटल करेंसी लेकर उतर रहा है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस साल की शुरुआत में यही इशारा किया था कि आरबीआई और सरकार मिलकर एक डिजिटल रुपी पर काम कर रहे हैं। अब साफ है कि 2025 में डिजिटल रुपया रियलिटी बनते जा रहा है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम तो पहले ही गूगल पे, फोन पे, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, या फिर ये डिजिटल करेंसी अलग कैसे है। तो चलिए एक आसान उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए So India has also announced that we'll be coming out with a digital currency, which will be backed by Reserve Bank of India guarantee like currency. इंडिया का हमेशा से मकसद रहा है कि फाइनेंशियली ड्रेन करे, और पाकिस्तान रिसेंटली भी उनका जो बयान आया है, तो इसको आपको क्या लगता है, फॉर द रेस्ट अ कांस्टेंट आइडिया ऑफ इंडिया दैट इज चेंजिंग नाउ? शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें कि तारों में खड़े हैं, उससे मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे मांगते रहें? जरा सुनिए कि महंगाई के साथ कोशिश की कि भूख की तड़प और कितारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? और हुक्मरानों को तब सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। ए ने बी को 100 रुपए भेजा यूपीआई से। अब क्या होता है, ए का पैसा उसके बैंक से डेबिट होता है और बी यानी दूसरे बैंक में क्रेडिट हो जाता है। मतलब ये एक इंटर बैंक सेटलमेंट है। ये असल में बैंक के बीच डेटा ट्रांसफर है, लेकिन डिजिटल करेंसी में कहानी अलग है। ये कोई बैंक पेमेंट नहीं, ये खुद करेंसी का ट्रांसफर है। ए के पास जो डिजिटल करेंसी है वो आरबीआई द्वारा जारी की गई है, वो सीधा ए के डिजिटल वॉलेट में रखी जाएगी। अब अगर ए वो करेंसी बी को भेजेगा तो पैसा डायरेक्ट ए के वॉलेट से बी के वॉलेट में चला जाएगा। इसमें कोई बैंक बीच में नहीं आएगा, ना कोई इंटर बैंक सेटलमेंट होगा, ना कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन, ना कोई पेमेंट फेल्ड का झंझट। ये है असली डिजिटल क्रांति। आप देखें कैसे कैसे अपार्टमेंट बनते हैं हमारे यहाँ पर, कैसे कैसे ऐड आते हैं, देख के लगता है कि हमको इस वक्त सिंगापुर से भी बेहतर हो चुके हैं। देखिए एक चीज और जहन में आप सोच ले, हम सब हुकूमत वक्त को ये कहते हैं कि ये पॉलिसी नहीं बनाते, ये पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, अवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। लेकिन जब भी कोई मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है वो पॉलिसीज नहीं बनाता है। क्यों जहन में आप लोगों के रहता है ये चीज? बाहर की पॉलिसी खराब थी भाई, वो बेचारे को क्यों आप उनको दोष दे रहे होते? वो पॉलिसी बनाते नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये जहन में हमेशा रखे। जब भी कोई मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में चला जाता है, उनसे पैसा लेता है, वो माशी पॉलिसी नहीं बनाता है, वो माशी पॉलिसी आईएमएफ बनाकर हमें दे देती है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोई अच्छा इम्प्लीमेंटर होता है, कोई उससे कम खराब इम्प्लीमेंटर होता है, कोई बहुत ही खराब इम्प्लीमेंटर होता है। तो ये कौम को बताया करें कि जब भी कोई मुल्क
जाता है, जी। अपनी मौशी आजादी जी, जी। का सौदा है। देखिए, एक बात तो ये तय है कि रिटर्न का एक ऐसा बेहतरीन तरीक़ेकार बना दिया कि जिसके अंदर आप ऑनलाइन जाके अपना टैक्स को रिटर्न को भरें और ऑनलाइन रियल टाइम में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जहाँ पे करप्शन खत्म हो गई। ठीक है ना, बहुत अच्छा एकदम है। और नंबर 1 तो ये कि अभी आपने एक सवाल करा है कि भाई इंडिया से हमको जान लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वो बड़ा दंगे वाला वो है, बहुत गेस्ट मेरे पास है। अगर बिजनेसमैन मैं एक दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ और अगर मेरे पास एक कस्टमर आएगा तो मैं उसका रंग मजहब या उसकी कौमियत नहीं पूछूंगा। मैं तो कहूंगा अगर मुझे बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसको माल से खोलना चाहिए। तो अगर किसी से भी माल मिला, और इंडिया हमारा पड़ोसी है। हाँ, ये है कि अगर बॉर्डर खोलते हैं तो उसके अंदर हमारी जो एजेंसी, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की इतनी एक्सीलेंट एजेंसीज है कि वो मुझे यकीन है कि वो अपनी सिक्योरिटी रखते हुए और ट्रेड होना चाहिए। और ट्रेड होगी तो हमारी भी एक्सपोर्ट उनको होगी, तो हमको मल्टीपल फायदा होगा। यानी कि हम एक तो इम्पोर्ट उनसे जान करके अपनी एक्सपोर्ट को बचा सकते हैं। तो ये हो गया। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा ये है कि हमारी भी मसरूआत उनके पास एक्सपोर्ट होंगी। ठीक है ना, इसके मार्केटिंग होनी चाहिए। तीसरा जो है देखें कि लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो जो आपके मुल्क में पॉलिसी है वो 5 सेक्टर की पॉलिसी है जी, एक्सपोर्ट की पॉलिसी नहीं है। ठीक है। पे टैक्स लग रहा है। भारत में इसकी शरह कोई 43% है। पाकिस्तान में कोई 87 से 92% कहा जा रहा है। हमारे सारे टैक्सेस इनडायरेक्टली हमारे से, वो बिजली पे बिल पे डाल दिया, पेट्रोल पे डाल दिया, वो कर दिया। जो खाने का हमारा खर्चा है पाकिस्तान में एवरेज फैमिली का 50% बजट घर का सिर्फ खुराक पे निकल जाता है कि अपने घर को फीड करे, बाकी इसने क्या करना है। यही वहां पे 25 से 30% पे है और इसी तरह रीजन में चल रहा है। आज हमारा सबसे बड़ा क्या मसला है और हम क्यों घबराएं? तो मतलब यहाँ पर ये सोच लें कि जिस मुल्क का वजीर खजाना अगर बीमार है तो उस मुल्क की मईशत बीमार क्यों नहीं होगी। ये एक कॉमन आप ले लें। ये जानना कोई मुश्किल बात नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्या फर्क है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सामने की बात है। हम डेली बेसिस पे जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें ये फर्क हर नई खबर में हमारे सामने आ रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ये सवाल करे कि क्या फर्क है तो बहुत आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। खासतौर पर आजकल इंडिया की कोई भी खबर आपने सुननी हो या देखनी हो तो वो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मिल जाती है। अब आपको किसी वेबसाइट या आउटलेट्स पे, मीडिया आउटलेट्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया की खबरें पिक्चर्स, इमेजेस और वीडियोस की सूरत में डेली बेसिस पे वायरल हो रही होती हैं और उसमें पाकिस्तानी एक दूसरे से ये सवाल कर रहे होते हैं या ग्रुप्स के अंदर ये डिबेट चल रही होती है कि ये देखिए इंडिया कहाँ पर है और उसकी क्या सोच है, और ये देखिए पाकिस्तान कहाँ पर है और उसकी सोच क्या है। निर्मला सीताराम एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का और वो फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है